संविधान के बाद पढ़ाएंगे। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में भी 22 भाग हैं, लेकिन जब ऑप्शन में 22 भाग नहीं आए तो 25 आंसर आता है ऑप्शन में। भारतीय संविधान में कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो भाग पहले की बात करते हैं, भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में कहा जाता है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक कहा गया है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे, जैसे अभी हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर J&K भारत का केंद्र शासित राज्य बना। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया। और दादर नगर हवेली और दमन दीप को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप को एक राज्य बना दिया गया। अब वर्तमान में देखें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात आती है, कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात कहा जाता है कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया और राज्यों के नाम के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, तो भारत में 2 राज्य बने, इंडिया और 2 देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। ये स्वतंत्र देश बने और स्वतंत्र देश बनने के बाद भारत में 552 देशी रियासतें आई, जिसमें 549 देशी रियासतें भारत में विलय हो गई, जिसे भारत में सम्मिलित कर दिया गया। और जितनी देशी रियासत थी उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो आप भारत में सम्मिलित हों, या आप पाकिस्तान में सम्मिलित हों, या आप स्वतंत्र रहें, या आप स्वतंत्र रहें। 3 ऑप्शन थे। तो जो भारत में सम्मिलित होने वाली थी वो भारत में सम्मिलित हो गई, जो पाकिस्तान में सम्मिलित होने वाली थी पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई, जो स्वतंत्र थी वो स्वतंत्र हो गई। तो 3 देशी रियासतें, मतलब 5, अगर आपसे पूछे इन देशी रियासत को विलय करने का निर्णय लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो 3 देशी रियासतें कौन सी हैं जो भारत में विलय हुई, उनके लिए कोई ना कोई घटना है। तो जैसे हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद को पुलिस बल के द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस बल के द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ जनमत संग्रह से, और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र द्वारा मिलाया गया भारत में। ये भारत में मिलाने की प्रक्रिया हुई। तो यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। अब बात आती है, जब ये विलय हो गया, विलय हो जाने के बाद अब बात आती है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग हुई थी वो 1953 में हुई थी। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अधिनियम बनकर तैयार हुआ था 1956 को। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो हुआ था वो 1956 के तहत हुआ था। और सबसे पहले गठित होने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तब बात आती है, ये कहा जाता है कि जब ये प्रक्रिया हो गई तो भाषा के आधार पर राज्य का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ था 1956 में। तो एक ऑप्शन मिलेगा, तो 1953 या 1956।
आंध्र प्रदेश के लिए 1953 है। भाषा आयोग पर राज्यों का गठन हुआ था वो 1956 है। अब बात आती है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। नए राज्य जैसे जो भारत में नया राज्य सम्मिलित होगा या उसकी स्थापना की जाएगी तो उसकी शक्ति जो है वो संसद के पास है और संसद ही नए राज्य के प्रवेश या स्थापना करती है। अब बात आती है अनुच्छेद 3 में कहा जाता है कि नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्रफल सीमाओं आदि में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास है। 2 और 3 के अंतर्गत 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अनुसूची 1 और 4 में रखा जाएगा, वह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत सम्मिलित होगा। अब बात आती है अगर पूछे भारतीय संविधान की ये अनुच्छेद के लोग है, अब पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया नाम दिया गया है, तो ये कहा जाता है कि कुछ लोगों ने भारत की वकालत की और कुछ लोगों ने इंडिया की वकालत की, तो संविधान सभा ने दोनों नामों को स्वीकार करके अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। ये भारतीय संविधान का भाग 1 है जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। अब बात आती है अलग से जो हम आपको बताएं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो नए राज्य सम्मिलित होंगे उनका संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा तो नहीं होगा। वैसे संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। अब नए राज्य के प्रवेश के लिए जो भी संशोधन होगा उसके लिए साधारण बहुमत के द्वारा ही इन्हें सम्मिलित किया जाएगा संसद में, लेकिन इनके अंतर्गत संशोधन नहीं होगा। अब बात आती है अगर वो आपसे पूछे तो 3 नए राज्य हैं जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में 2 बने, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। बात आती है 26 जनवरी 2020 को आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक राज्य बना दिया गया। ये आएगा भाग 1 के अंतर्गत। अब हम आपको पढ़ाएंगे भाग 2। आज हम आपको भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में कहा जाता है कि नागरिकता है, लेकिन संविधान में इस स्पष्ट रूप से नागरिकता का विश्लेषण नहीं दिया गया, नागरिकता के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं दिया गया। बात आती है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब क्वेश्चन आता है अगर वो आपसे कहता है कि नागरिकता किसके तहत है या किसके बारे में विशेष वर्णन नहीं दिया गया तो नागरिकता के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछता है नागरिकता किस भाग के तहत है तो भाग 2 के तहत है। नागरिकता कहाँ से ली गई है तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो बात आती है एकल नागरिकता क्या है, जैसे भारत में एकल नागरिकता है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे अभी 31 अक्टूबर 2019 से पहले या हम लोग कह सकते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल बता रहे, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, हम लोग जब यूपी में रहते हैं तो और हम कहाँ मतलब किस देश के रहने वाले हैं, राज्य जो है वो यूपी है और देश जो है वो भारत है। तो दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है जैसे हम पहले भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, साथ साथ जिस राज्य में रहेंगे उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। अब बात आती है, कहा जाता है कि
एकल नागरिकता है और नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। अब बात आती है, तो कहा जाता है भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है। अब बात आती है भारत में नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जैसे अभी तो विरोध चल रहा था, आपने सुना होगा, अभी संशोधन हुआ था, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अलग से वीडियो बनाकर देंगे। जो अभी चल रहा था सीए, जो बहुत सारे आपने नागरिकता रजिस्टर भी सुना होगा, इसके बारे में विरोध चल रहा था, तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। पर अभी हम लोग केवल भारतीय संविधान के भाग की बात करते हैं। अब एक आया था भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कहा जाता है कि 5 प्रकार से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे जन्म से, वंश परंपरागत से। जन्म का अर्थ होता है, कहा जाता है कि संविधान लागू होने से पहले अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे हमने बताया था कल, 552 देशी रियासतें थीं, उन्हें भारत में सम्मिलित किया गया था। अगर जैसे जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा सम्मिलित हुआ था, अगर जम्मू कश्मीर स्वतः सम्मिलित होता तो आज इतना बड़ा विवाद नहीं होता। अब बात आती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 प्राकृतिक रूप से, मतलब देशीकरण हो जाए, और नंबर 5 आता है भूमि अधिग्रहण से। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, तो इसमें बांग्लादेश की भूमि का जो कुछ हिस्सा था वो भारत में, और भारत की कुछ लगी हुई सीमा से जो भूमि थी वो बांग्लादेश में, तो उन लोगों को भारत में नागरिकता दी गई थी। वो 100वां संविधान संशोधन 2015 था। अब बात आती है, अगर आपसे पूछता है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस देश के समान भारत की नागरिकता है? तो ब्रिटेन के समान भारत की नागरिकता है। अब बात आती है 5 में कहा गया था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार। 5 में कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार। 6 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अधिकार, जैसे कहा गया था कि जब संविधान लागू हुआ है तो उसी समय उससे पहले अगर आपका जन्म हुआ, आपके दादा या परदादा जिसका जन्म हुआ, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अब 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को भारत में नागरिकता का अधिकार है। जैसे बहुत से लोगों का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन भारत अधिकृत राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में भारत है, वो पाकिस्तान चले गए। अगर वो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले जन्म लिया है और वो पाकिस्तान चले गए, अगर वो भारत आना चाहे तो भारत की नागरिकता उन्हें मिलेगी। अब अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि अनुच्छेद 7 में बोला गया कि पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो भारत आना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। वो हमने आपको 5 तरीके बताए जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। जैसे भारत के बाहर जो विदेश में रह रहे लोग हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे आपने बहुत सुना हो, सुनीता विलियम भारतीय मूल की है, तो ये भारतीय मूल की है, पर अगर ये भारत में आना चाहे तो इसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है अनुच्छेद 9 में, जैसे आप किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कारण भारत में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में, जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे अगर वर्तमान में बात करते हैं हम लोग, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा अगर पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेंगी तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये नियम है।
अब अनुच्छेद 10 में एक आ गया है कि भारत की नागरिकता को बनाए रखना है। जैसे अगर हम देश के खिलाफ नारे लगाएं तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। भारत की नागरिकता छीनने के कई तरीके हैं, लेकिन प्रमुख 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता का लोप हो सकता है। जैसे हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि हम गलत तरीके से नागरिकता अधिग्रहण करते हैं तो हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का भी अधिकार है यदि हम देश के खिलाफ कुछ गलत करते हैं तो। या जैसे युद्ध के समय हमारा युद्ध वाले देश से, जैसे पाकिस्तान से अगर हमारा कोई संबंध है, युद्ध के समय युद्ध हो रहा है और हम उसमें हैं और हमारा संबंध उधर है, तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे आपने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सुना होगा, इनका संबंध पाकिस्तान से था, तो इसी के संबंध में बात आती है। अब बात आती है जैसे 11 अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के कानून को बना सकता है, नागरिकता के कानून को समाप्त कर सकता है, संशोधन कर सकता है और नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, जिससे किसी व्यक्ति को आसानी से नागरिकता मिल जाए। जिसपे अभी आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा, जिसमें विवाद चल रहा है, तो संसद के द्वारा ही होता है और संसद पे जितने भी कानून बनते हैं उन सब पर मोहर आपके राष्ट्रपति की लगती। जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगेगी तब तक कोई कानून नहीं माना जाएगा। ये आपका भाग 2 है। अब हम लोग भाग 3 को पढ़ेंगे। थैंक यू। आज हम आपको संविधान का भाग 3 पढ़ाएंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 हैं। कहा जाता है कि इन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं। अगर आपकी बात कहीं भी लिखी आए तो कभी कभी इन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार लिख के आता है और मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार भी कहते हैं। कहा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार का नाम मूल अधिकार क्यों रखा गया? कहा जाता है कि कानूनी सिद्धांत के तहत ही जो मूल सिद्धांत हैं, जिसे हम लोग कानून कहते हैं, जो संविधान है, उसी के तहत इसका नाम भी मूल अधिकार रखा गया, मूल सिद्धांत के आधार पर। क्यों? मूल अधिकार को भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। कहा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो 7 अधिकार थे। वर्तमान में संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं और ये कहा जाता है कि ये 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हें जोड़ने की मांग की थी। कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति के जुड़ना अति आवश्यक है, जो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में जुड़े थे। अब बात आती है कि वर्तमान में 6 अधिकार हैं, तो उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। समानता या समता का अधिकार आएगा, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 तो थोड़ा ये बता दें आपको, फिर उसके बाद चलेंगे। 12 में कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि ये अधिकार राज्य, भारत में सभी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हो या राज्य हो, पर राज्य सरकार इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। क्यों? कि ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर भी हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे मूल अधिकार हैं, जो न्याय योग या कह सकते हैं उन्हें वाद योग भी है। अब बात आती है 13 में। 13 में कहा गया है कि संसद के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है इनको कम करना या ज्यादा करना। संसद के पास ये
अधिकार है मूल अधिकारों को कम करना या ज्यादा करना। बात आती है तो 6 है वर्तमान में। जो आपका 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। 7 अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ, वर्तमान में 6 हैं, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, पहली जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मतलब मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसमें कानून के पास ये अधिकार है कि आपकी संपत्ति के बारे में जानना। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। ये विधिक अधिकार कह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन कौन सा अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में इसका वर्णन था। अब बात आती है, वो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अधिकार, तो बात आती है समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं, सुने आप। कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता है। मतलब कहा जाता है कि राज्य को यह आदेश दिया गया है कि कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो या अधिकारी हो, सबके लिए एक नियम रहेगा। विधि के समझ समानता मतलब कानून के लिए सभी समान है। ये बात की गई अनुच्छेद 14 में। पर यहीं पे आता है विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, पर विधि के समझ समानता ब्रिटेन सरकार लेगी। विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यह राज्य के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, मूल क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये बात कही अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब राज्य सरकार से कहा गया है, केंद्र सरकार से कहा गया है कि जब आप रोजगार निकालेंगे तो आपके लिए सभी समान है, गरीब अमीर सभी समान है। सबके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया समान होनी चाहिए। जैसे अभी आपने सुना होगा लेखपाल की वैकेंसी आई थी, उसमें ओबीसी के पद नहीं थे, जिसके कारण वो कोर्ट के अधीन है। तो यही प्रक्रियाएं हैं कि सबके लिए एक समान कानून दिया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये बात केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए निर्धारित की गई है। और अपवाद है पिछड़ा वर्ग, ST SC, अनुसूचित जाति, इनके लिए आरक्षण का विधान किया गया। 17 सबसे अहम क्वेश्चन आता है। 17 अनुच्छेद कई बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, इसका अस्पृश्यता को छुआछूत कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी धारणा को रूप देता है या ऐसी धारणा के समझ कार्य करता है जो छुआछूत के संपर्क में आती है, तो वह दंडनीय या न्याय मतलब दंड देने योग्य है। बात है 18 उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत है, फिर भी इसमें राज्य सरकार के लिए कहा गया है, केंद्र सरकार के लिए कहा गया है कि अगर आप उपाधि देंगे तो सेना और शिक्षा की उपाधि दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई उपाधि धारण करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ये 18 में कहा गया। तो विधि के समझ समानता की बात हो गई आपकी। अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए अब बात है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है।
अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात आती है तो बहुत अच्छी बात, इसमें कहा जाता है जीवन में स्वतंत्रता का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। अगर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र नहीं है तो वह उस जीवन को जी नहीं सकता, यह बात आती है। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात आई है। तो ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 19 में कहा जाता है कि वाक, भाषण, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है 19 में। अब 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 7 प्रकार की दी गई, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक कौन सा हटा लिया गया है, तो वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। वो किस तरीके से, वो हम अभी आपको बताएंगे। जैसे 19(1) का, 19(1) खा, 19(1) गा, 19(1) घा, 19(1) अड़ा और 19(1) चा हटा दिया गया है और 19(1) छा। तो ये कहा जाता है कि इसमें 19 चा हटा दिया गया, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे पहली स्वतंत्रता है, कहा जाता है बोलने या भाषण देने की स्वतंत्रता है, बोलने या भाषण देने की स्वतंत्रता है। उसके बाद इसी में कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित की गई है 19 का में ही। 19 खा में है, 19 का 1 में शांतिपूर्ण हथियार रहित सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, बाधा रहित। कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। इसमें अपवाद जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का केंद्र शासित राज्य के रूप में बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसमें कहीं भी निवास या बसने की स्वतंत्रता है और गांव में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। चा में संपत्ति अधिकार है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया मोरारजी देसाई की सरकार में। छा की बात आती है कि जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। अब हम आपको आगे बताते हैं, देखिए। और 19 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रेस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेस को फोर्थ ऑफ स्तंभ भी कहते हैं, जैसे चौथा पोल भी कहते हैं। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उसके बाद मीडिया है, चौथा स्तंभ है जो हर सूचना को प्रसारित करती है। और भारत में हर स्थिति में प्रेस स्वतंत्र है, जो 19 का के अंतर्गत आती है। अब बात आती है, अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया। अब है अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। कहा गया जब तक 3 प्रकार की इसमें प्रक्रियाएं हैं कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जब कोई दुर्घटना हो रही होगी उस समय अगर वो व्यक्त होगा तो वह उसके अंतर्गत आएगा। दूसरी बात है कि किसी अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अपराध किया तो उसमें 1 बार ही आपको दंड दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है उसमें एक आ गया है कि आप किसी को अपनी गवाही के लिए बाध्य नहीं बना सकते हैं। 21, अनुच्छेद 21 में कहा जाता है प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। उसके बाद ये कहा जाता है अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। शिक्षा संसद द्वारा या कह सकते हैं शिक्षा अधिनियम 2009 है, पारित 2010, अधिनियम 2009 है, लागू 2010 में हुई, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। अब कहा जाता है अनुच्छेद 21 मेनका गांधी बनाम संघ के तहत, मेनका गांधी बनाम संघ के तहत अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत, जिसमें कहा गया है गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, जीवन रक्षा के अधिकार, निजता, राइट टू प्राइवेसी, और अपनी जैसे कह सकते हैं सूचना पाने का अधिकार दिया गया। लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। उस समय भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। तो सूचना पाने का अधिकार, जीवन से संबंधित कोई भी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना इत्यादि दिया गया है। यह आपके 21 के अंतर्गत है, जिसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ है। अब बात आती है अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में कहा गया है, निरोध दिया गया। गिरफ्तारी के संबंध में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात है। गिरफ्तारी के संबंध में निरोध कहा गया कि जब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा न्यायालय की प्रवृत्ति के बिना, इसमें कहा गया है। यह कहा जाता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे में उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये बात कही गई है कि गिरफ्तार करने के बाद यात्रा के समय को छोड़कर बंदी गिनाए गए व्यक्ति को बंदी अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि गैर तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई है तो उसे रिहा या छोड़ दिया जाएगा। ये बात है अनुच्छेद 22 में। अब बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो इसमें कहा गया है जैसे अनुच्छेद 23 के तहत किसी भी मानव या बालाश्रम को बंदी बनाकर कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, कारखाने इत्यादि में। इसके लिए संरक्षण की बात की गई है। मानव के लिए 23, बालक के लिए 24 संरक्षण की बात की गई है। अब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कहा जाता है, अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के तहत है अनुच्छेद 25 से 28। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। तो अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि किसी भी धर्म को अपनाने के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं स्वेच्छा से। अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को वृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कर आदि के संबंध में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि
शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, उपासना इत्यादि में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अब बात आएगी, इसमें 29 से 30 तक है, 29 से 30 तक। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 30 में विद्यालय, संस्थान, शिक्षण संस्थान इत्यादि में अल्पसंख्यक वर्गों के सुरक्षा संबंधी अधिकार और प्रबंधन दिए गए हैं। अब बात आती है जो सबसे अहम क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 है, लेकिन ये पूरा जो भाग है 32 से 35 तक है। अब बात आती है अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 में क्या था, अनुच्छेद 31 में, 30 तक तो पढ़िएगा था, अनुच्छेद 31 की बात आती है। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति अधिकार था, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। 300 का में जोड़ा गया है और 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया था। अब आती है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सबसे अहम क्वेश्चन माना था, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसे भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट दायर करते हैं, जिसके तहत अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार छीनता है, जिसके लिए रिटें दी गई हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्यक्षा, जिसके तहत हम रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 दिया गया, अनुच्छेद 226 के तहत हम रिट दायर कर सकते हैं। अब बात आती है, कहा जाता है कि इसे भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। तो ये अनुच्छेद सुनाने के बाद हम आपको सुनाएंगे। तो अनुच्छेद 32 तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। 33 के तहत किसी भी क्षेत्र में अगर कानून लागू होता है या अधिकार लागू किए जाते हैं बल द्वारा, तो जिसके तहत संसद को अधिकार है। 34 के तहत सेना द्वारा अगर किसी भी क्षेत्र में अधिकार बलों को लागू किया जाता है तो उनके लिए अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि अनुच्छेद 35 में यह कहा गया है कि इन सभी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। अब बात आती है अनुच्छेद 32, जिसमें हम आपको एक एक बात समझाएंगे क्या कैसे हुआ है। तो आर्टिकल 32 तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, तो जिसमें 5 रिटें दायर की जाती हैं। पहली रिट है बंदी, प्रत्यक्ष। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर इसका एक ही शब्द पूछे इसका अर्थ क्या है, तो शारीरिक अधिकार, या कह सकते हैं हम लोग शरीर चाहिए, इसका अर्थ यह है। तो ये कहता है कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना दी जाएगी अधीनस्थ न्यायालय में, और न्यायालय बंदी बनाए गए अधिकारी को यह आदेश देगा कि यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर किसी न्यायिक अधिकारी के सामने बंदी बनाए गए व्यक्ति को पेश किया जाए, जिस पर बंदी बनाए गए कारण पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद यदि वह गैर कानूनी है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, यदि सही तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे सजा दी जाएगी। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। अब बात आती है 2,
इसके तहत क्या है, यदि कोई अधिकारी अपने कार्यों को नहीं किया जाए, अपने कार्यों को नहीं करता है या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। अब बात आती है आपकी प्रतिषेध। इसके तहत यह कहा गया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्य नहीं आता और वह कार्य करता है, तो इसके लिए रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदेश जारी करेगा। अब बात आती है उत्प्रेषण। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि लंबित मुकदमों को शीघ्रता से ही सुना जाए और ना सुनना जाए तो उन्हें अधीनस्थ उच्च न्यायालय के पास भेजा जाए। अब बात आती है अधिकार परीक्षा। इसके तहत यह कहा गया है कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है लेकिन वह उस पद पर ना होते हुए भी वह उस कार्य को करता है या संस्था करती है या कोई व्यक्ति करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय उससे यह बात को पूछेगा कि आपने यह कार्य किस अधिकार के तहत किया है। अगर ये दोषी पाया जाता है तो उसके साथ उसे दंड भी दिया जाएगा। जिसका अधिकार है वही उस कार्य को कर सकता है, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार से हमेशा 1 से या 2 क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व।